हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको मालूम है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर साल इससे दो या तीन क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है। और आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको थॉर्नडाइक के इस थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी तरीके से हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ है 31 अगस्त 1874 में यूएसए में हुआ है, और इनकी जो मृत्यु हुई है 9 अगस्त 1949 में हुई है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक मिस्टर थॉर्नडाइक है। अब इन्होंने क्या योगदान दिया है? इन्होंने सीखने के वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किए हैं। इन्होंने पशुओं के ऊपर मनोवैज्ञानिक पर महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं और बताया है कि सीखना किस प्रकार का होता है। इन्होंने ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखने का बताया, अपनी थ्योरी दी है। यानी कि जितना इंसान ट्रायल करता है, जितना एरर करता है, एरर के बाद फिर ट्रायल करता है, उसकी जो लर्निंग होती है उतनी ज़्यादा और अच्छी होती चली जाती है। और इसी को इन्होंने कनेक्शनिज्म या संयोजनवाद का नाम दिया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म की। तो इनका थॉर्नडाइक का मानना था कि सीखना, लर्निंग, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस और प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स के बीच का संबंध है। जितना अच्छा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में संबंध होगा, उतना ही ज्यादा बेटर तरीके से बच्चा सीख पाएगा। एस यानी कि स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? अब ये बाहरी वातावरण से मिलने वाली कोई भी उत्तेजना या परिस्थिति हो सकती है। थॉर्नडाइक के इस थ्योरी में इन्होंने ये स्टिमुलस लिया है, जो कि है एक पजल बॉक्स। रिस्पॉन्स आर, उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया, जैसे लीवर दबाना। यानी कि जो भी स्टिमुलस है, जो भी उद्दीपक है, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स किया जाता है उसे हम आर की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि उनका जो जो थ्योरी है उसमें क्या था? रिस्पॉन्स की बिटिया जो कैट है उसको लीवर दबाना है, और लीवर दबा के उसे अपना खाना लेना है। ओके। तो आरएस बॉन्ड क्या है? जब सही प्रतिक्रिया को पुरस्कार मिलता है, यानी कि जब सही रिस्पॉन्स होता है और सही रिस्पॉन्स होने पर रिवॉर्ड मिलता है, तो ये जो आरएस रिस्पॉन्स है, ये क्या होता है? ये इसका बॉन्ड और मजबूत हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे कि एक जब बच्चा है 2 या 2 का सही उत्तर देता है, कि 4 होता है, तो टीचर उसकी प्रशंसा करती है, उसकी क्लैपिंग करवाती है, उसको एक ट्रॉफी दे देती है। तो क्या होता है? ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो कनेक्शन है, ये मजबूत हो जाता है। अब इसमें 2 और 2 क्या है? 2 और 2 एक स्टिमुलस है, जबकि 4 क्या है? 4 एक रिस्पॉन्स है। अब वो जब सही रिस्पॉन्स देता है तो क्या होता है? ये जो कनेक्शन है, आरएस कनेक्शन, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो बॉन्ड है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये है कनेक्शनिज्म। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लर्निंग कब होती है? जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड अच्छा होता है, कनेक्शन अच्छा होता है, तब लर्निंग होती है। ट्रायल एंड एरर। जब कोई जीव किसी नई समस्या का सामना करता है तो क्या होता है? वह अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, और गलत प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। देखिए, मान लीजिए आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, और जब आप पजल स्टार्ट करते हैं तो आप अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं, अलग अलग तरीके से उस जो पजल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब आप स्टार्टिंग में उस पजल को सॉल्व करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। जब आप धीरे धीरे बहुत सारे ट्रायल ले लेते हैं, तो क्या होता है कि लास्ट में आपका पजल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। आप पजल को लेते हैं और तुरंत सॉल्व कर देते हैं। तो यही है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, कि कोई भी जब समस्या आती है तो वह कई प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। यानी कि आपने पजल लिया और आपने पजल को अलग अलग टाइप से सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि गलत प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आपको समझ में आ जाता है कि उसको पजल को सॉल्व कैसे करना है, तो जो एरर है वो कम होते चले जाते हैं। सही प्रतिक्रियाएं मजबूत हो जाती हैं। आपको एक बार में समझ में आ जाता है, फिर बहुत सारे एरर ट्रायल ले लेके कि भाई कैसे इसे सॉल्व करना है, तो सही प्रतिक्रिया अधिक मजबूत हो जाती हैं। और इसी लर्निंग को हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। यानी कि जब हम बार बार ट्रायल लेके कल किसी काम को सीखते हैं, फिर एरर आता है, फिर ट्रायल लेते हैं, फिर एरर आता है, तो जब बार बार ट्रायल लेके किसी लर्निंग को सीखते हैं, इसे हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। तो थॉर्नडाइक का एक प्रसिद्ध थ्योरी है,
जिसको हम कहते हैं पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जो कि थॉर्नडाइक ने 1898 में किया था। इसमें इन्होंने एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक पहेली बॉक्स यानी कि पजल बॉक्स लिया। इसमें इन्होंने बिल्लियों का यूज किया है और अपना सबसे प्रसिद्ध प्रयोग किया, ठीक है। और इस प्रयोग में उन्होंने प्रयास और त्रुटि यानी कि ट्रायल और एरर के माध्यम से अधिगम को समझाने की नींव रखी। उन्होंने बताया है इस थ्योरी से, इस पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ट्रायल एंड एरर करके कोई भी इंसान, कोई व्यक्ति किस तरह से लर्निंग करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था क्या? सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का इन्होंने सेटअप कैसे किया? इन्होंने एक भूखी बिल्ली ली, उसको एक पहेली बॉक्स यानी कि एक पजल बॉक्स लिया, उस पजल बॉक्स के अंदर उस बिल्ली को रख दिया। अब इस पजल बॉक्स के बाहर उन्होंने भोजन रखा, ठीक है? बिल्ली भूखी थी, उसके बाहर पजल बॉक्स से बाहर उन्होंने भोजन रख दिया। अब ये भोजन कुछ इस तरीके से रखा गया था कि बिल्ली को साफ दिखाई दे रहा था कि बाहर भोजन रखा गया है। अब इस बॉक्स में एक लीवर था। लीवर किस लिए था? कि भई जैसे ही लीवर दबेगा, वो दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है? समझ में आ गया आपको कि एक उन्होंने एक पज़ल बॉक्स लिया, पज़ल बॉक्स के अंदर एक भूखी बिल्ली को रखा और उस पज़ल बॉक्स में बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है? उस पज़ल बॉक्स के बाहर उन्होंने खाना रखा। अब उस पज़ल बॉक्स के अंदर एक लीवर था, जैसे ही बिल्ली उस लीवर को दबाएगी, अब क्या होगा? वो गेट खुल जाएगा और बिल्ली खाने तक पहुँच जाएगी। तो करना क्या था? बिल्ली को भोजन तक पहुँचने के लिए बाहर निकलने का तरीका खोजना था। ठीक है? अब देखिए ये पज़ल बॉक्स है, ये एक लीवर है, कैट को इसके अंदर बंद किया गया है। अब ये कैट इस लीवर को दबाएगी, ये गेट जो है, ये गेट खुल जाएगा और गेट खुलते ही वो बाहर जो रखा खाना है उसे ले लेगी। देखिए फर्स्ट ट्रायल हुआ। फर्स्ट ट्रायल में बिल्ली ने बहुत सारी एक्टिविटी की, बहुत सारे रिस्पॉन्स किए, जैसे खरोचना, पंजे मारना, म्याऊँ करना, डिफरेंट टाइप के उसने रिस्पॉन्स किए। लेकिन असफल प्रतिक्रियाओं की कोशिशें की, लेकिन क्या हुआ कि सडनली लीवर दब गया और लीवर दबने का वो बाहर आई और उसने खाना खा लिया। इसमें हुआ क्या? इसमें बहुत टाइम लगा क्योंकि बिल्ली का पहला ट्रायल था, ठीक है? फिर उसने उससे सब्सीक्वेंट बहुत सारे ट्रायल लिए, बहुत सारे ट्रायल लेने के बाद क्या हुआ? बिल्ली की जो हरकतें थी, जो रिस्पॉन्स थी, वो कम होते चले गए। अब असफल प्रतिक्रियाएँ धीरे-धीरे कम हुई, ठीक है? भागने का समय धीरे-धीरे कम हुआ, उसने इधर-उधर भागना बंद कर दिया, उसे समझ में आ गया। लास्ट में क्या हुआ कि बॉक्स में जैसे ही बिल्ली को रखा गया, उसने सीधे लीवर दबाया और खाना ले लिया और इसमें टाइम लगा कुछ ही सेकंड्स का। यानी कि स्टार्टिंग में जब बिल्ली को रखा गया उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद लीवर दबा, उस गेट खुला, उसने खाना खा लिया। नेक्स्ट जब बहुत सारे ट्रायल लिए गए, उसे समझ में आ गया भई ये लीवर है, इस लीवर को दबाना है, गेट खुलेगा और मैं खाना खा लूँगी। इसे इस टेबल से समझते हैं। जब पहला ट्रायल लिया तो उसे 5 से 7 मिनट का टाइम लगा, टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है? और उसके एरर्स भी ज़्यादा हुए। 5वें ट्रायल तक आते-आते टाइम कम हो गया और एरर भी कम हो गए। 10वें ट्रायल तक आते-आते और ज़्यादा टाइम कम हो गया, 1 से 2 मिनट ही रह गया और एरर्स भी कम हो गए। 20वें ट्रायल तक उसे समझ में आ गया कि क्या करना है। जैसे ही बिल्ली को उस बॉक्स में रखा गया, उसे 10 से 15 मिनट का टाइम लिया और बिना किसी एरर के उसने लीवर दबाया, गेट खुल गया और उसने खाना खा लिया। तो अब क्या है, इसके 3 प्राइमरी लॉज़ दिए हैं थॉर्नडाइक ने। पहला लॉ है कि अपने प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक ने 3 मौलिक नियमों को तैयार किया है। देखते हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस। देखिए, आप इसकी हेडिंग से समझिए लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि जब हम किसी चीज़ के लिए रेडी होते हैं, किसी काम के लिए रेडी होते हैं, तो हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से और कम टाइम में सीख लेते हैं। जब कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए रेडी होता है और वह कार्य करता है तो क्या होता है? उसे सैटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है? वो इज़िली उस काम को कर लेता है। और यदि वह तैयार नहीं है, लेकिन कार्य नहीं कर पाता तो उसे असंतुष्टि होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए, आप बैठे हो कि आज मुझे थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो पूरी पढ़नी है ना? आप इस चीज़ को अपने मेंटल प्रिपरेशन करके बैठे हो, तो क्या होगा? आप एक वीडियो देखोगे, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आपको नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप कहते हो चलो ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली। इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि आप उसको नहीं समझ पाओगे। आप एक वीडियो देखोगे, दूसरी वीडियो देखोगे, बुक में पढ़ोगे, क्योंकि आप तैयार नहीं हो, तो आप उसको नहीं याद कर पाओगे, आपको वो थ्योरी नहीं समझ में आएगी। तो जब भी शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार होता है, तो सीखना प्रभावी होता है।
जब वो सीखने के लिए तैयार नहीं होता और जबरदस्त उसको सिखाया जाए, फोर्सफुली सिखाया जाए, तो निराशा का कारण बनता है। वो सीख तो पाएगा नहीं और तैयार होने पर अगर उसे सीखने से रोकते हैं तो क्या होता है, असंतोष पैदा होता है। जैसे कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो, आपको पता है कि भई मेरा पूरी प्रिपरेशन है, पूरी तैयारी है, एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, आपने तैयारी कर ली, लेकिन क्या हुआ कि लास्ट में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो क्या हुआ, असंतोष पैदा होगा। तो एग्ज़ाम्पल से समझ से देखिए, 3 साल का एक बच्चा गुणा भाग सीखने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होता है, उसे ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो सीख नहीं पाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जब, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं है गुणा भाग सीखने के लिए। एक छात्र को क्रिकेट खेलने के मूड में है, लेकिन क्या कर रही है, टीचर उसे क्लास में बैठाकर पढ़ा रही है, तो क्या होगा, बच्चा ध्यान ही नहीं देगा, उसका ध्यान केवल क्रिकेट में लगा रहेगा, टीचर कुछ भी बोलती रहे, अगर वो रेडी नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। यदि कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए तैयार है और एग्जाम कैंसल हो जाए, तो क्या होगा, उसे निराशा होगी। चलेगा भाई, मैं तो पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, एग्जाम नहीं हुआ, तो उसे निराशा होगी। इम्पोर्टेंस क्या है इसका एजुकेशन में, कि बच्चों को पढ़ाने से पहले उनकी मानसिक और शारीरिक तत्परता जांच लेनी चाहिए। देखना चाहिए कि भाई वो पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर वो तैयार नहीं है तो आप कितना भी पढ़ा लो, उन्हें समझ में नहीं आएगा। यदि बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसे जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए। उसे कुछ देर के लिए ब्रेक दे देना चाहिए या फिर उसकी रुचि और जिज्ञासा को बढ़ाकर ही उसे पढ़ाना चाहिए। उसके बारे में जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दो, उसे मोटिवेट करो। अगर आप मोटिवेट करोगे, उसका इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो क्या होगा कि वो तैयार हो जाएगा पढ़ने के लिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी जानने के लिए कि एक्चुअल चैप्टर में भई है क्या। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए, यदि किसी आरएस कनेक्शन के बाद संतुष्टि मिलती है या पुरस्कार मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो कनेक्शन मजबूत हो जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, टीचर उसकी तारीफ कर देती है, उसे थोड़ा प्रेज कर देती है, तो क्या होगा, वो उस काम को और ज्यादा करेगा, उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि असंतुष्टि होती है या दंड उसे मिलता है, तो वो उस काम को नहीं करेगा और ये जो आरएस बॉन्ड है, वो क्या होगा, वो वीक हो जाएगा। जैसे कि अच्छे परिणाम से व्यवहार को दोहराया जाएगा, बिहेवियर विल बी रिपीटेड। अगर अच्छा परिणाम होगा, उसको प्रेज़ मिलेगी, उसको तारीफ़ें मिले करेंगे, तो वो उस काम को दोबारा से करेगा। जबकि बुरे परिणाम होगा तो बिहेवियर विल बी अवॉइडेड, वो उस काम को नहीं करेगा। संतुष्टि के बाद आने वाली प्रतिक्रियाएँ मजबूत होती हैं। जब भी बच्चे को सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो फिर वो और ज़्यादा उस काम को करता है, उसको रिपीट करता है। असुविधा के बाद आने वाली प्रतिक्रियाएँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो उसको दोहराता नहीं है। एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट सॉल्व करता है मैथ की प्रॉब्लम करेक्टली और उसको टीचर से रिसीव होता है प्रेज़, टीचर उसकी तारीफ़ करती है, तो क्या होगा, उसका सैटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगा और वो उस काम को, उस मेथड को दोबारा से करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बच्चा है जिसको एक हॉट स्टोव है, वो बर्न हो गया, उसने टच किया और वो बर्न हो गया, जल गया। अब क्या होगा, ये उसका एक पेनफुल एक्सपीरियंस रहेगा और वो इस काम को अब दोबारा नहीं करेगा, ठीक है? यानी कि जहाँ उसे प्रेज़ मिली, उसकी तारीफ़ हुई, उस काम को उसने दोबारा किया, लेकिन जहाँ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, पेनफुल रहा, तो वो बच्चा उस काम को दोबारा नहीं करेगा। तो ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। शिक्षा में क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? देखिए, बच्चों को सही व्यवहार के लिए प्रशंसा करें। अगर बच्चा अच्छा कुछ काम कर रहा है तो प्रशंसा करें, उसको पुरस्कार दें, उसको प्रोत्साहन दें, ठीक है? यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्स से सीखना तेज हो जाता है। आप जितना उसको पॉजिटिव रेनफोर्स देंगे, वो उतना अच्छा तरीके से सीखेगा। पनिशमेंट का यूज़ सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यह डर और नेगेटिविटी नकारात्मक पैदा करता है। जितना पनिशमेंट देंगे, बच्चे के अंदर डर आएगा और वो उस काम को नहीं करेगा, ठीक है? मतलब सक्सेस और सैटिस्फैक्शन से मोटिवेशन बढ़ता है और बच्चा उस चीज़ को और बेटर तरीके से सीखने की या करने की कोशिश करता है। लास्ट है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, जितना ज्यादा किसी चीज को अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा आप किसी चीज को पढ़ोगे, आपको वो चीजें उतनी बेटर तरीके से आएगी। जितना ज्यादा भी इस थ्योरी को ध्यान से सुनोगे, आपको ये थ्योरी उतनी अच्छे से आएगी। एक बार ध्यान से सुनोगे, अच्छे से आएगी, दोबारा ध्यान से सुनोगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो आर एस बॉन्ड यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच का बॉन्ड को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितना अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा ये बॉन्ड अच्छा बनता चला जाएगा। ठीक है? जितना अधिक अभ्यास होगा, कनेक्शन उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। अब इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ यूज़ यानी कि
किसी चीज़ को आप जितना बार-बार यूज़ करोगे, वो उतना अच्छी तरीके से आपको आएगा। जब आर-एस कनेक्शन का उपयोग बार-बार होता है, तो यह मजबूत हो जाता है। अभ्यास संबंधों को मजबूत करता है। किसी चीज़ का आप जितना अभ्यास करोगे, जैसे कि मैथ्स की प्रॉब्लम होती है, बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितनी बार प्रैक्टिस करेगा, उतना उसको वो मेथड, वो चीज़ें सॉल्व करनी आएँगी, उसे समझ में आएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जबकि नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिसयूज़, यानी कि अगर वो बच्चा उस मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बंद कर देगा, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो फ़ॉर्मूलाज़ भूल जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कैसे क्वेश्चन करना है। तो जब आरएस कनेक्शन का उपयोग नहीं होता, जब इसका यूज़ नहीं होता, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का यूज़ नहीं होता, तो ये कमज़ोर हो जाता है, ठीक है? और अंत में भूल जाता है, यानी कि अभ्यास की कमी संबंधों को कमज़ोर करती है। अगर वो अभ्यास नहीं करेगा, तो वो चीज़ें भूल जाएगा। एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, अगर कोई छात्र प्रतिदिन गुणन सारणी का अभ्यास करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ करता है डेली, तो क्या होगा? उसे बहुत जल्दी और सटीक, बिल्कुल सही रूप से वो याद हो जाएगी। वो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, उसको वो टेबल उतनी अच्छे से समझ में आएगी और स्मृति उतनी ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अपोज़िट अगर एक व्यक्ति ने गिटार बजाना, स्कूल में गिटार बजाना सीखा और 10 साल तक उसने कोई वो गिटार बजाया ही नहीं, देखा ही नहीं, तो क्या हो गया? अभ्यास में कमी आ गई। और अभ्यास में कमी के कारण क्या हुआ? उसकी जो उँगली है, जो स्वर है, जो उसको बजाने का तरीका है, उसे कुछ नहीं आएगा, वो सब कुछ भूल जाएगा। तो यूज़ लॉ ऑफ यूज़ में क्या होता है? जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा आलस करेक्शन बनेगा, उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को सीखेगा। जबकि लॉ ऑफ डिसयूज़ में वो अगर अभ्यास नहीं करता है, तो धीरे-धीरे ये कनेक्शन कम होता चला जाएगा और वो भूल जाएगा। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चे को नियमित अभ्यास कराएँ, डेली बच्चे को प्रैक्टिस कराएँ, ड्रिल, रिवीजन दें, होमवर्क दें, जो भी आप क काम करवा रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को होमवर्क दें ताकि उसका रिवीजन हो सके, वो दोबारा उसको प्रैक्टिस कर सके। जो चीज़ें नियमित प्रैक्टिस में नहीं होती हैं, वो बच्चे भूल जाते हैं। जब आप उसको बहुत टाइम तक नहीं कराते हो, तो वो भूल जाएगा। इसके अलावा इसके कुछ सबऑर्डिनेट लॉज़ भी हैं। तो 3 प्राथमिक नियमों के अलावा थॉर्नडाइक ने कुछ 5 द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी लॉज़ भी दिए हैं। पहला है लॉज़ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं या किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम एक ही रिस्पॉन्स करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स करते हैं, जब तक कि हम उसको सॉल्व ना कर पाएँ। हमने स्टार्टिंग में एक एग्ज़ाम्पल लिया था पज़ल सॉल्व करने का। अगर आपको एक पज़ल दी जाए, तो क्या होगा? आप बार-बार उसे सॉल्व करोगे जब तक वो पज़ल सॉल्व नहीं हो जाती। और इस सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स करोगे। ऐसा नहीं है आप हर बार एक करोगे, आप हर बार चेंज करोगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, किसी समस्या के सामने व्यक्ति एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि कई अलग-अलग तरीके की प्रतिक्रिया करता है जब तक रिस्पॉन्स सही नहीं मिल जाता। तो हम जब कोई काम करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, तो क्या करते हैं हम अलग-अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कब तक? जब तक कि वो क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल पाता। जैसे कि एक बच्चा पहेली खेलने की कोशिश करता है, अब सफल होने तक वो विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाता है, अलग-अलग तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एटीट्यूड सेट, यानी कि मानसिक मनोवृत्ति। अगर बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगा। यदि बच्चे का स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं है, तो वो सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है? लॉ ऑफ एटीट्यूड, अगर उसका मन नहीं है पढ़ने का, तो वो नहीं पढ़ेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण सीखने के लिए सुविधाजनक होता है। जब वो पॉजिटिविटी से बैठेगा पढ़ने के लिए, तभी वो लर्न कर पाएगा, अदरवाइज वो लर्न नहीं कर पाएगा। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, देखिए, व्यक्ति को पूरी सिचुएशन में से केवल कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट पर ही ध्यान देता है। जब आप पजल सॉल्व करते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देते हो कि भाई अगर मैं इसको फर्स्ट करूंगा, तो मेरा पजल पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि थॉर्नडाइक का जो ये बॉक्स वाला पजल बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें उन्होंने बिल्ली पजल बॉक्स की पूरी स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देती, वो ध्यान किस पर देती है? केवल लीवर पे। उसको बस ये समझ आता है कि लीवर को दबाऊंगी तो गेट खुलेगा, खाना मिलेगा, ठीक है? तो वो पूरे स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देती, केवल पार्शियल एक्टिविटी करती है कि भाई वो उसको जैसे ही अंदर डाला गया, वो केवल लीवर दबाती है और बाहर आ जाती है। तो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी ये है। लॉ ऑफ एसिमिलेशन, पुरानी सीखी गई सीख को नई परिस्थितियों में अप्लाई करना, ये दोनों समानता हो। जैसे कि अगर किसी बच्चे को साइकिल चलाना आता है, तो वो स्कूटर चलाना आसानी से सीख जाएगा। यानी कि अगर हमने पास्ट में कुछ सीख रखा है, वो हमारे प्रेज़ेंट में अगर हम कुछ सीखेंगे, अगर वो उससे रिलेटेड है, तो वो उसमें हेल्प करेगा।
लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यदि किसी प्रतिक्रिया को बार बार नई परिस्थिति के साथ जोड़ा जाए तो नई परिस्थिति में भी वो हो सकती है। जैसे कि पेवलोव ने कुत्ते पेवलोव को जो कुत्ता था, घंटी की आवाज़ सुनकर ला टपका। देखिए पेवलोव का आपको याद ही होगा, जो पेवलोव ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था कि पहले घंटी बजती थी, घंटी बजने के बाद खाना आता था और जैसे ही खाना आया स्टार्टिंग में कुत्ते ने लात टपकानी शुरू करी। धीरे-धीरे जब ये घंटी बजती चली गई, घंटी बजी, खाना आया, तो क्या हुआ, एक वक़्त ऐसा आया कि घंटी बजने के साथ ही जो डॉग था, कुत्ता था, उसने लात टपकाना शुरू कर दिया। खाना रखा हो या नहीं दिया गया, जब खाना दिया ही नहीं गया, उस वक़्त भी घंटी बजते ही उसने लात टपकाना शुरू कर दिया। तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कि पेवलोव को कुत्ते ने घंटी की आवाज़ सुनकर ही लात टपकाना सीख लिया। यानी कि यदि किसी प्रतिक्रिया को बार-बार नई स्थिति से जोड़ा जाए, तो क्या होगा? वो स्थिति उसमें नई प्रतिक्रिया में जुड़ जाती है। अब एजुकेशन इम्प्लीमेंट, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में शिक्षण और सीखने के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। क्या है देखते हैं। देखिए फॉर टीचर्स, तो क्या है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, टीचर को बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना है। सही प्रतिक्रियाओं की तुरंत प्रशंसा करें। अगर बच्चा कोई अच्छा बिहेव कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो क्या करें, आप उसको तुरंत उसकी प्रशंसा करें, उसको सीखने के लिए पुरस्कार प्रदान दें, छोटी-छोटी चीज़ें दें, टॉफ़ी दे दी, एक उसको वो सॉरी पेंसिल दे दिया, तो उसे पुरस्कार दें, ठीक है? इससे क्या होगा कि उसकी जो पॉज़िटिविटी है बढ़ेगी और वो उस काम को जब आप उसे रिवॉर्ड दोगे, उस काम को वो अच्छी तरीके से करेगा, बेटर तरीके से करेगा। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर एडुकेट प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास सीखने को मजबूत करता है। बच्चे को नियमित अभ्यास कराएँ, उसे डेली होमवर्क दें, एक्सरसाइज़ करवाएँ, जितना आप उसे अभ्यास करवाएँगे उतना वो ज़्यादा अच्छी से लर्निंग कर पाएगा। चेक स्टूडेंट रेडीनेस, आप देखिए कि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है। तो पढ़ने से पहले ज्ञान का आकलन करें कि बच्चा तैयार है या नहीं। उससे पहले प्रेरणा और रुचि पैदा करें, पहले उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें, ठीक है? पहले उसको तैयार करें कि वो आपके पास सुनने के लिए रेडी है या नहीं। अगर वो रेडी नहीं है, तो आप सिखाएँगे, वो नहीं सीखेगा। नेक्स्ट इज़ ब्रेक कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क को तोड़ें। उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कठिन पार्टों को छोटे चरणों में विभाजित करें, ठीक है? अगर कोई कठिन चीज़ है तो उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें। पहले अगले चरण पे जाने से पहले प्रत्येक चरण को महारत हासिल करें, यानी कि उसको नेक्स्ट पर तब मूव करें, नेक्स्ट स्टेप पर तब मूव करें, जब वो पहले वाले स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले, तभी उसको नेक्स्ट स्टेप पर मूव करें। अलाउ ट्रायल एंड एरर, उनको अलाउ करें कि वो गलतियों से सीखें। छात्रों को समाधान खोजने के लिए दें, उन्हें समाधान खोजने दें, उनको टाइम दें कि वो सीखें ट्रायल से। ऐसा नहीं कि बच्चे ने गलती कर दी और आपने कहा नहीं तुमसे नहीं होगा, नहीं उसको टाइम दें, उन्हें सीखने दें। करिकुलम डेवलपमेंट, देखिए स्पष्ट उद्देश्यों और पुरस्कारों के साथ गतिविधियों को डिजाइन करें, यानी कि आप जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव और रिवॉर्ड्स क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी कराने से बच्चा ये सीखेगा और अगर वो सीखता है या अच्छे से करता है तो आप उसे ये रिवॉर्ड दोगे ताकि उसमें पॉजिटिविटी आएगी। पर्याप्त अभ्यास के अवसर शामिल करें, प्रैक्टिस करवाएं उसे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी दें उसे, ठीक है? सीक्वेंशियल कंटेंट फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में बढ़ें। पहले एक सिंपल काम करवाएँ, ईज़ी काम करवाएँ, ईज़ी टास्क करवाएँ, ईज़ी क्वेश्चन दें, उसके बाद उसे टिपिकल की तरफ लेके जाएँ। बिल्ड प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करें। कोई भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री के चैप्टर होते हैं, ठीक है? वो सीक्वेंशियल होते हैं। पहले आप उसको पुराने से कनेक्ट करें, पुराने इवेंट से कनेक्ट करें, उसके बाद ही आगे लेकर जाएँ। देखिए, प्रैक्टिस क्लासरूम एग्जाम्पल, जैसे कि मैथमेटिक्स में, जैसे बच्चे ने कोई आपका क्वेश्चन करके दिया, तो उसे पुरस्कार के साथ दैनिक गुणन अभ्यास दें, उसको कुछ प्रेज़ भी करें, उसको कुछ रिवॉर्ड्स दें और उसको डेली प्रैक्टिस के लिए दें और जो प्रैक्टिस अच्छे से करके ला रहा है, तो आप उसको फिर से तारीफ़ करें उसकी। ये किस रूल में आता है? प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा इफेक्ट होगा, अच्छा प्रैक्टिस करेगा, बच्चा अच्छा सीखेगा। साइंस में ट्रायल एंड एरर, यानी कि अनुमति देने वाले व्यवहारिक प्रयोग कराएं, यानी कि बच्चे को एक्सपेरिमेंट दें, ट्रायल एंड एरर से उस एक्सपेरिमेंट को वर्क करना सीखेंगे। ये क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बार बार करेंगे, अलग अलग टाइप से करेंगे और अलग अलग टाइप से वो उस एक्सपेरिमेंट को सीखेंगे। लैंग्वेज में क्या है? रेडीनेस प्रैक्टिस, वो रेडी रहे लैंग्वेज को सीखने के लिए। ये किस में आता है? लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब क्रिटिसिज्म, देखिए अब बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है, तो इनके महत्व के बावजूद थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।
क्या आलोचनाएं की हैं? ये केवल मैकेनिकल लर्निंग करता है, यानी कि इसमें इनसाइड लर्निंग बिल्कुल नहीं आती। ये किसी भी तरह की इनसाइड लर्निंग को एक्सप्लेन नहीं करता, केवल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पर ही फोकस करता है कि कैट अंदर उसमें रख दी, कैट ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं एक्सपेरिमेंट किया, बस उसने क्या किया कि लीवर को बार-बार प्रैक्टिस करके लीवर को दबाया और खाने तक सीख गया। तो उसमें ये केवल मैकेनिकल लर्निंग दिखाते हैं, ना कि कोई इनसाइड लर्निंग है। ये जो प्रयोग है ये पशुओं पर आधारित है, ठीक है? तो यह सिद्धांत एनिमल पर प्रयोग से बना हुआ है। मनुष्य की लर्निंग इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। कॉग्निटिव लर्निंग को इग्नोर करता है। इस जो एक्सपेरिमेंट है थ्योरी में कोई थिंकिंग लेवल नहीं है, रीजनिंग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी किसी भी मेंटल प्रोसेस को नहीं समझता है, ठीक है? सभी प्रकार के सीखने को कवर नहीं करता। ये क्रिएटिव लर्निंग नहीं है, बच्चा कुछ क्रिएट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं सोच रहा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं है, कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। सोशल लर्निंग नहीं है, कोई सोसाइटी से कनेक्शनिज्म नहीं है इसमें। तो किसी भी तरह सारे तरीके को कवर नहीं करता और क्रिएटिव, ऑब्जर्वेशनल ये इसमें नहीं आते। रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है कि बच्चा बार-बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा है और रिपीट करने से क्या हो रहा है? वो रोट लर्निंग को कर रहा है, रिपीटेशन पर फोकस होने से, मीनिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वो सिर्फ मीनिंग नहीं समझ रहा, केवल बार-बार लर्न कर रहा है, बार-बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा है, उससे उसे लर्न हो रहा है। तो ये रोट लर्निंग को प्रमोट करता है। क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन में? देखिए, सीखने का अध्ययन के लिए एक प्रायोगिक तरीकों की शुरुआत की है इस थ्योरी से। स्किनर और वॉटसन जैसे व्यवहारवादियों को प्रभावित किया है इन्होंने। शिक्षक मशीनों और प्रोग्राम निर्देशों का विकास का नेतृत्व करता है। शिक्षा में पुनरावृत्ति और अभ्यास को महत्व दिया है। जितना ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा, उतना ज़्यादा वो सीखेगा। सीखने में तत्काल प्रतिक्रिया को भूमिका दी है। जैसे कि वो लीवर जैसी दबाती है, उसे खाना मिल जाता है, तो उन्होंने इमीडिएट फीडबैक लर्निंग करी है। अब कुछ की एग्जाम पॉइंट से देख लेते हैं इस थ्योरी को। तो थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का यानी फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इन्होंने सिद्धांतवाद को संबंधवाद, आरएस रिस्पॉन्स या प्रयास और त्रुटि अधिगम के रूप में जाना है। इनकी जो लर्निंग है वो प्रयास एंड त्रुटि से है, आरएस संबंध या कि संबंधवाद। इन्होंने अपने एक पहेली बॉक्स लिया है, इसका प्रयोग किया था पहेली बॉक्स का 1898 में, और इनका प्रयोग बिल्लियों के साथ है, ठीक है? इन्होंने 3 प्राइमरी लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके अलावा उन्होंने कुछ सेकेंडरी लॉज भी दिए हैं, जिसमें है मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एटीट्यूड, पार्शियल एक्टिविटी, एसिमिलेशन और एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इन्होंने बताया है कि सीखना कैसे होता है, आर एस संबंधों के माध्यम से होता है। जितना आर एस संबंध का बॉन्ड जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा ही बच्चा सीखेगा। अभ्यास, प्रैक्टिस, रेनफोर्समेंट, रेडीनेस पर जोर दिया है। जितना अभ्यास करेगा, जितना उसे पॉजिटिविटी मिलेगी, जितना वो रेडी होगा, उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद स्कूल से संबंधित है इनकी थ्योरी। तो ये हमारी थ्योरी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम कुछ इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला है, मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशन। कौन है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट? तो आंसर है आपका, सबको पता ही होगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक। नेक्स्ट आप पर आते हैं हम। प्रभाव के नियम के अनुसार जब किसी प्रतिक्रिया के बाद संतुष्टि होती है तो क्या होता है? प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है, प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती है, प्रतिक्रिया अपरिवर्तित रहती है या प्रतिक्रिया भुला दी जाती है? तो आंसर इज बी, जितना ज्यादा प्रभाव के नियम को अनुसार होगा, जब किसी प्रतिक्रिया के बाद संतुष्टि मिलेगी तो क्या होगा? प्रतिक्रिया और ज्यादा मजबूत होगी। जितना पॉजिटिविटी मिलेगी, प्रतिक्रिया और ज्यादा मजबूत होगी। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एस आर संबंध के सिद्धांत से जाना जाता है। थॉर्नडाइक किस प्रयोग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं? तो इन्होंने अपना एक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर, तो ये पहेली बॉक्स प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास संबंधों को मजबूत करता है, तत्परता की आवश्यकता होती है, पुरस्कार सीखने को बढ़ावा देता है या सजा सीखने को कम करती है? तो अभ्यास का नियम कहता है कि आप जितना अभ्यास करेंगे, आप उतना ज्यादा सीखेंगे। तो अभ्यास संबंधों को मजबूत करता है। इन ऑल हम कह सकते हैं इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सीखना ट्रायल और एरर के माध्यम से होता है। बच्चा जितनी बार एरर करता है, ट्रायल लेता है, एरर करता है, वो उतना ज्यादा सीखता है। संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस के द्वारा सीखना मजबूत होता है।
जब शिक्षार्थी तैयार होता है। वो जब तैयार होता है तब वो ज़्यादा सीखता है, सैटिस्फाइड होता है, प्रेज़ करते हैं, प्रैक्टिस करता है, उतना ज़्यादा वो सीखता है। तो ये थी थॉर्नडाइक की थ्योरी और आई एम श्योर कि आपको पूरी तरीके से ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।